हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में मैंने वक्तव्य एवं काल विभाजन रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके संबंध में। शुक्ल ने इस इतिहास को लिखने के लिए किस किस सामग्री का सहयोग लिया ये रखा है। शुक्ल जी का काल विभाजन रखा है। इसके अलावा इस वीडियो में हम वो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो शुक्ल जी ने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में कहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा लाइक भी जरूर करें। अगर कोई क्वेरी हो या फिर मेरे लिए कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह कहा। शुक्ल जी जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो इसको लिखने के क्रम में वो बताते हैं कि इससे पहले जितने भी साहित्य इतिहास लिखे गए हैं, जैसे डॉक्टर ग्रेशन ने लिखा, मिश्र बंधु ने लिखा, इन सारे को इन्होंने कवि वृत्त संग्रह कहा। यानी उन्होंने बताया कि ये इतिहास नहीं लिखा गया, यह कवियों का गुणगान किया गया। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन सबसे अधिक वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक माना गया। शुक्ल जी शिव सरोजकृत हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह बताते हैं। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको इन्होंने बड़ा कवि वृत्त संग्रह बताया और मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कवि वृत्त संग्रह बताया। यानी इन्होंने बताया कि शिव सरोज ने कवियों का गुणगान किया। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो डॉक्टर ग्रेशन के द्वारा लिखा गया है, इसमें कुछ बड़े लेवल पे कवियों का गुणगान किया गया। और जब मिश्र बंधु विनोद आया, जिसके लेखक है मिश्र बंधु, इन्होंने इनके साहित्य इतिहास को इन्होंने प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा। यानी बहुत अच्छे लेवल का कवियों का गुणगान करना। जब शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो उन्होंने कुछ चीजों को आधार बनाया। उसके आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया। तो इनका आधार क्या रहा? इनके दो आधार रहे हिंदी साहित्य के काल विभाजन को करने का। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाएं एवं उनकी प्रचुरता। यानी उस विभाग के अंदर एक निश्चित काल विभाग के अंतर की जितनी विशेष ढंग की रचनाएं थी और उनकी जो प्रचुरता थी, इसके आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया। इसके अलावा ग्रंथों की प्रसिद्धि, जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे उनके आधार पर भी इन्होंने अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। ग्रंथ लिखने से पहले उन्होंने लिखा है कि प्रसिद्धि ही किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। तो ग्रंथों की प्रसिद्धि के लिए इन्होंने यह कहे हैं कि प्रसिद्धि ही किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ग्रंथ को लिखने से पहले कुछ सामग्री सहयोग भी शुक्ल जी ने लिए होंगे, जिसके बारे में वो अपनी पुस्तक में बताते हैं कि हिंदी कोविद रत्नमाला, इन्होंने सामग्री सहयोग लिया, यानी इसका सहयोग लिया इन पुस्तकों का, जिसमें है हिंदी कोविद रत्नमाला जो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित है, कविता कौमुदी जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित है, ब्रज माधुरी सार जो वियोगी हरि जी द्वारा लिखित है। तो इनका सहयोग, इन पुस्तकों का सहयोग उन्होंने लिया हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए। शुक्ल जी जो काल विभाजन करते हैं यह सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक माना जाता है। तो शुक्ल जी का काल विभाजन है आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी इन्होंने नाम दिया। इसका समय काल है 1050 संवत से 1375 संवत। फिर आता है पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल भी नाम दिया गया। इसका समय काल 1375 से 1700 संवत। उत्तर मध्य काल, जिसका नाम ऋषि काल भी है, और इसका समय है 1700 से 1900 संवत। और आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा है 1900 से 1984 संवत तक। अब आते हैं
वक्तव्य जो उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के क्रम में इन्होंने अपनी बुक में कहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के क्रम में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहे गए कथन है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इसको नोट्स में जरूर लिखेंगे। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इन्होंने कवियों के बारे में लिखा है कि किसी कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में जो संक्षिप्त विचार प्रकट किया गया है उसको पूरी या फिर अधूरी आलोचना न माना जाए। शुक्ल जी लिखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आधुनिक काल में जो गद्य का आविर्भाव होता है, गद्य की शुरुआत होती है, यह सबसे प्रधान साहित्यिक घटना मानते हैं आचार्य शुक्ल। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने आप में एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता था। वर्तमान लेखकों और कवियों के लिए उन्होंने कहा है कि इनके संबंध में कुछ लिखना अपने लिए एक बड़ा मोल लेने के समान है। रीतिकाल के कवियों के क्रम में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। यानी जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के क्रम में जो रीतिकाल के कवियों का परिचय आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, इसका विवरण उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। तो ये थे प्रमुख कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए कहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न रामचंद्र शुक्ल से बनते हैं, तो यहाँ पे हमारे हिंदी साहित्य के लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम रामचंद्र शुक्ल के वक्तव्य को पढ़ें और उनके ग्रंथ की थोड़ी बहुत जानकारी रखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।